कुछ मेहमान हैं, सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते। संजय भट्ट हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। सर स्वागत है आपका। इसके साथ ही हमारे साथ विनय गोयल हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भाजपा से। सर आपका भी स्वागत है। और अमरजीत सिंह नेता है कांग्रेस से। सर आपका भी स्वागत है। संजय भट्ट, सबसे पहले आपके पास आऊँगा सर। तैयारी शुरू हो गई है 1 जुलाई से। बड़े स्तर पर जितने भी 70 विधानसभा हैं और जितने भी बूथ तक जाने की कोशिश है, और ये भी कहा जा रहा है जो परंपरागत राजनीति है उससे हटकर नई राजनीति की शुरुआत करेगी आम आदमी पार्टी। तो हम जानना चाहेंगे, आप हमारे दर्शकों को बताएं वो नई राजनीति क्या है और किस तरह से उसकी शुरुआत होगी। जी बिल्कुल, देखिए 1 जुलाई से हमारे जो 70 की 70 विधानसभा है उत्तराखंड में, उसमें हमारे प्रदेश प्रभारी जी का दौरा है और वहाँ जो कार्यकर्ता हैं हर विधानसभा में कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, मिलके बैठेंगे और जो जो कार्यकर्ताओं की समस्या हैं उनके बारे में भी बात किया जाएगा और जो क्षेत्र की समस्याएं हैं उनके बारे में भी बात किया जाएगा। और जो राजनीति का तरीका है आम आदमी पार्टी का, जो साफ नियत लेकर आम आदमी पार्टी चलती है, दिल्ली में भी सबने देखा है कि साफ नियत के चलते, भ्रष्टाचार न होने के चलते वहां बहुत सी सुविधाएं आम आदमी को मिल पाई हैं। जबकि उत्तराखंड को सबने देखा है कि पिछले 20-21 साल से यहाँ एक सरकार आती है, कहती है 56 घोटाले कर दिए, दूसरी आती है कहती है 65 घोटाले कर दिए। कभी कुंभ होता है, कभी स्टडिया होता है, कभी पोली हाउस घोटाला होता है, तो कभी आपका कर्मकार बोर्ड घोटाला होता है। अब ताजे ताजे घोटाले आप देख ही रहे हैं कि हमारे यहाँ 2 साल पहले बने पुल गिर गए हैं, हरिद्वार में जो कोरोना टेस्टिंग घोटाला हुआ है वो हो गया है। तो हमारी जो नियत साफ की राजनीति है, क्योंकि हम राजनीति करने नहीं, राजनीति बदलने आए हैं, यही हमारी पार्टी का एक उद्देश्य है कि राजनीति को बदला जाए, राजनीति को साफ किया जाए और आम आदमी का विकास की बात की जाए। आम आदमी को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं आम आदमी तक पहुंचाने की जो राजनीति है उसको लेके जाएंगे। और उत्तराखंड के पहाड़ों पर जो स्वास्थ्य शिक्षा की आज भी बद से बदतर हालात हैं उनको सुधारने की बात है। बिल्कुल। विनय जी, कितना मानते हैं आम आदमी पार्टी को आप? क्योंकि उनका कहना है कि अगर उत्तराखंड की राजनीति की बात की जाए तो कांग्रेस ने भी वहाँ पे सरकार बनाई है, बीजेपी ने भी सरकार बनाई है, सत्ता पे काफ़ी समय तक रही है, लेकिन समस्याएं भी बनी हुई हैं। और उनकी जब पार्टी होती है सत्ता में तब भी घोटाले सामने आते हैं। आपकी पार्टी में भी कई बार कई दाग लग चुके हैं। तो इनका कहना है कि अब साफ नीयत के साथ आ रहे हैं, तो उत्तराखंड के लोगों को एक नया मौका मिलने जा रहा है, एक नया विकल्प मिलने जा रहा है। कि मुझे लगता है कि भारतीय लोकतंत्र ने सभी को ये अधिकार दिया है कि वो अपनी राय खुलकर रखें। अगर वो राजनीतिक दल बनाना चाहते हैं तो राजनीतिक दल बनाएं, चुनाव लड़ें। लेकिन इतना काम तो कोई भी व्यक्ति करता है, लेकिन उनको परखने का जो असली काम है वो लोकतंत्र में जनता जनार्दन मालिक है और वो इस बात का निर्णय करती है कि कौन कितना सही है, कितना गलत है, कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। अपने ठीक है, शायद हमारा संपर्क विनय जी से टूट गया है। वापस विनय जी के पास आएंगे। अमरजीत सिंह जी आपके पास आएंगे। अमरजीत सिंह, कितनी चुनौती मानते हैं आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड में? क्योंकि अभी तक तो भाजपा कांग्रेस का राज रहा है, कभी भाजपा तो कभी कांग्रेस। एक नया विकल्प मिल गया लोगों को, तो आप स्वागत करते हैं आम आदमी पार्टी का? कहा ना, लोकतंत्र में सबको अपना अपना अधिकार है। अब मुझे नहीं लगता कि क्योंकि ये जो उत्तराखंड में जब आए हैं तो इन्होंने जिस प्रकार से कहीं का ईंट कहीं का रोगा, भानुमति ने कुंबा जोगा वाला हिसाब करके अपने आधार को बनाया है, तो उसी से इनकी नीयत का पता चल जाता है। और जिस प्रकार से इन्होंने सपने दिखाए हैं, सब्ज बाग दिखाए हैं, मुझे लगता है कि उत्तराखंड की जनता बहुत स्वाभिमानी जनता है, इनके भ्रम जाल में फंसने वाली नहीं है। और पूरे देश में दिल्ली के अलावा इन्हें कहीं सफलता नहीं मिली। स्वयं केजरीवाल जी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने गए थे, क्या हाल हुआ था सबने देखा। तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड में मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी का फिलहाल कोई भविष्य है। ठीक है, मैं एक बात कहना चाहूंगा, उत्तराखंड में नहीं है। अमरजीत सिंह जी आपके पास आएंगे। अमरजीत सिंह जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। सर, कितनी चुनौती मानते हैं आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड में? जैसा आपने कहा कि आप स्वागत करते हो, करते हैं, बिल्कुल हम स्वागत करते हैं आम आदमी पार्टी का आए उत्तराखंड में। वो भी अपना लोकतंत्र है यहाँ पर, अपना वो भी जोर आजमाए, सभी का स्वागत है। लेकिन हकीकत ये है कि आम आदमी पार्टी का जनाधार उत्तराखंड में बिल्कुल नहीं है। उत्तराखंड में जो राजनीति रही है
वो सभी जानते हैं कि केवल उत्तराखंड में कांग्रेस और बीजेपी का ही जो है आपस में प्रतिस्पर्धा रही है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी कुछ करेगी, मुझे नहीं लगता। इनके पास अभी कोई 70 विधायक भी हैं चुनाव लड़ने के लिए। केवल और केवल ये कुछ एक लोगों को लेकर के, कुछ एक विधानसभाओं पर ये इनका फोकस है। और ना ही इनके पास कोई लीडरशिप ऐसी लगती है कि जिससे लगे कि ये लोग जो है बीजेपी को या कांग्रेस को चुनौती देंगे। हमारा जो फिलहाल हम जो हमारे विरोधी हैं, वो विरोध हमारा भारतीय जनता पार्टी से, और भारतीय जनता पार्टी से जनता पूरी तरह त्रस्त है। और लोग जो है इस वक्त कांग्रेस की ओर देख रहे हैं कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस को जो है सत्ता सौंपेंगे और बीजेपी उसके हश्र तक पहुंचाएंगे। क्योंकि जितना बीजेपी ने झूठ बोलकर, जिस तरह से इन्होंने डबल इंजन की सरकार का वादा करके, ट्रिपल इंजन की सरकार का वादा करके जनता के साथ धोखा किया है, महंगाई जिस प्रकार से बढ़ाई है, जिस प्रकार से घोटाले हुए हैं, तो जनता इनको आने वाले समय में माकूल जवाब देगी। और भाई रही बात आम आदमी पार्टी, ठीक है, आम आदमी पार्टी भी आई, आज से बहुत सी और भी पार्टियां आई गई, इनसे भी बहुत बड़ी चुनौती। कोई जनाधार नहीं है, इनका कोई भी पकड़ नहीं है क्षेत्र में, इनके पास प्रत्याशी नहीं है विधानसभा में इलेक्शन में खड़े होने के लिए। लेकिन जब इन्होंने दिल्ली से शुरुआत करी तब भी इनके पास कुछ लोग नहीं थे, गिने चुने लोग थे दिल्ली में। जब शुरुआत करी, उसके बाद पहली सरकार बनाई दिल्ली में, फिर दोबारा फिर सरकार बनाई और जबरदस्त बहुमत से सरकार बनाई दिल्ली में। दिल्ली की राजनीति थोड़ी सी अलग है। उस वक्त इनके साथ अन्ना हजारे और बहुत से लोग थे, और ये भी जानते हैं उस वक्त इन्होंने केवल और केवल जनता को जो बरगलाया और किस प्रकार से जनता को अपने पक्ष में किया। बाद में इन्हीं के जो बड़े बड़े लोग छोड़कर बीजेपी में चले गए। वो तो ये तो हमारा ये मानना है बीजेपी की दोबारा तो ये और ताकत से आए ना, जब दोबारा दिल्ली में सरकार बनी तो और भी ज्यादा ताकत से बनी। तो कहीं ना कहीं संदेश तो जनता के बीच गया ना कि आम आदमी पार्टी ने जो पहली बार सरकार बनाई तो काम बहुत किया, तभी तो दोबारा उसको मौका मिला, जनादेश मिला ना, उसको भरपूर जनादेश मिला, तो उसको तो आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। आदमी पार्टी जो है बीजेपी की बी टीम है, ये बीजेपी द्वारा ही प्लांटेड है। बीजेपी ने ही इनको दिल्ली में जिताया और अन्य राज्यों में इनका कोई जनाधार नहीं है, आप उस पर निश्चित रहें। ये केवल विनय जी से जवाब ले लेते हैं जैसा आप कह रहे हैं। विनय जी, अमरजीत सिंह जी का कहना है कि जो आम आदमी पार्टी है बीजेपी के द्वारा बिल्डअप है, उन्हीं के द्वारा ये दोनों की मिली भगत है इसमें। इससे ज्यादा इनका कोई देखो अमरजीत जी, मुझे लगता है कि मेरे मित्र हैं बहुत अच्छे, कांग्रेस में आईटी का काम देखते हैं, और लेकिन मुझे लगता है कि आज डिबेट में शायद कोई बिना तैयारी के शायद आप आ गए हैं। लेकिन अगर आपको याद करेंगे अमरजीत जी कि कांग्रेस ने समर्थन देकर सरकार बनाई थी केजरीवाल की, भारतीय जनता पार्टी ने सरकार नहीं बनवाई थी केजरीवाल की जब पहली बार सरकार बनी थी। तो याद करिए कि किसकी बीटी में कौन एटी में कौन बीटी में। और दूसरी बात एक मिनट अमरजीत भाई, एक मिनट सुन लीजिए। आपसे जवाब ले लेंगे, विनय जी को अपनी बात पूरी करने दी। दूसरी बात यह है कि अगर आम आदमी पार्टी का अगर आप वोट शेयर देखें तो इन्होंने सारा वोट शेयर कांग्रेस का लिया है, भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर इंटैक्ट रहा है, लेकिन कांग्रेस का वोट शेयर इन्होंने लिया है। तो इन्होंने उसको आगे बढ़ाने का काम किया था, लेकिन इन्होंने जिस प्रकार से भस्मासुर बन के कांग्रेस पार्टी को ही खा गए, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को चिंता करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि कितनी सीटें लेके आ गई दिल्ली में इनके साथ। विनय जी ऐसा लगता है कि यहाँ भी स्थिति वैसी दोहराई जा सकती जैसे दिल्ली में हुई थी कि दोनों मिलकर सरकार बना लेकर दोनों के पास अच्छी संख्या आ जाती उत्तराखंड में? नहीं, बिल्कुल, ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। कुछ नहीं, यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि कांग्रेस से बुरी तरह से त्रस्त थी देश की जनता और प्रदेश की जनता, और जनता आज इस बात को याद कर रही है। कई बार जब मैं समूह में चर्चा होती है तो लोग मुक्त कंठ से इस बात की चर्चा करते हैं कि आज जिस प्रकार से कोविड के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, सेकेंड वेव आकर गई है, थर्ड वेव की लोग बात कर रहे हैं। इस समय पर अगर देश में नरेंद्र मोदी जी के अलावा कोई और नेतृत्व होता तो इस देश का क्या होता। लोगों के लेकिन विनय जी, देश की बात नहीं हो रही, बात उत्तराखंड के प्रदेश की हो रही। प्रदेश के चुनाव को लेकर परसेप्शन चेंज होने में समय नहीं लगता, जनता का मूड कब बदल जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। और जो कोरोना काल के दौरान जो अवस्थाएं नजर आई, मैं सिर्फ उत्तराखंड की बात नहीं कर रहा हूं, संपूर्ण देश में कई राज्यों में ऐसी अवस्थाएं देखने को मिली। मैं दिल्ली की भी बात कर रहा हूं, दिल्ली में कई सारे हॉस्पिटल थे, वहां लोगों को बेड ऑक्सीजन नहीं मिले। तो नाराजगी तो है लोगों को में जनप्रतिनिधियों को लेकर, इससे किनारा नहीं किया जा सकता।
लेकिन ये जो सबके सामने आया कि केजरीवाल जी ने 4 गुना ऑक्सीजन की मांग की और अन्य राज्यों को ऑक्सीजन से महरूम रखा, वो किसकी बात है? नहीं, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? संजय भाई अपने समय में बोलो ना, इसे कहते हैं। संजय जी आपके पास आएंगे, बस विनय जी पूरी अपनी बात पूरी कीजिए। मैंने ये कहा कि देखिए किस तरह से अगर कोई बात सच निकल के आता है तो किस तरह से बौखला जाते हैं लोग, ये आपने अभी उदाहरण देखा। मैंने आपको बताया कि 4 गुना ऑक्सीजन की मांग की गई। जैसे ही ऑक्सीजन के ऑडिट का बात किया गया उस समय से ऑक्सीजन की मांग खत्म हो गई। पहले कह रहे थे मेरी ऑक्सीजन नहीं दे रहे, और जब ऑक्सीजन देने का सवाल आया तो उनके पास उसको रखने की जगह नहीं थी, उसको हॉस्पिटल में देने के लिए जगह नहीं थी। तो कांग्रेस जो बड़ी बड़ी बातें करना, नौटंकियां करना, ये जनता भली भांति जान चुकी है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो हम लोग ने काम किए हैं, जो आज भी देश की 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन दिया जा रहा है, पूरे देश में मुफ्त वैक्सीन दी जा रही है, जिस प्रकार से कोविड को कंट्रोल किया जा रहा है, जनता उसे भली भांति देख रही है। देश में किसी चीज की कमी नहीं है, इतनी विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद किसी चीज की कमी नहीं है। सब सर विनय जी ऐसे मत बोलिए, बहुत सारे लोगों के रोजगार चले गए हैं, अनलॉक जब से लॉकडाउन हुआ लोगों के व्यापार ठप हो गए, तो ये मत बोलिए देश में किसी चीज की कमी नहीं है, सभी खुशहाल हैं, सभी सुखी हैं, खुश हैं। देखिए मैंने ये बात कही कि किसी चीज की कमी, अगर किसी भी घर में संपन्न घर भी हो, अगर उसके घर में कोई गंभीर बीमारी आ जाए तो परेशान तो वो भी होता है। तो ये कहना से गुजर रहा है। वापस आपके पास आएंगे, संजय जी आपके पास आएंगे। अमरजीत सिंह जी ने कहा कि आपकी पार्टी का जनाधार नहीं है, और विनय जी तो सिरे से खारिज करते हैं कि आम आदमी पार्टी किसी भी तरह से हमारे सामने कोई चुनौती नहीं। देखिए वो दोनों अपनी अपनी पार्टी के वक्ता के रूप में यहाँ पर बैठे हैं, तो अपनी पार्टी का बखान करना, दूसरे को बुरा कहना वो उनके लिए उचित भी है, क्योंकि उनका नैतिक धर्म, नैतिक कर्तव्य है वो इस समय। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि विनय जी ने पहले कहा कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा। विनय जी ये शब्द तो आप कांग्रेस वाले बोल रहे हैं, क्योंकि जब अटल जी की सरकार बनी थी 13 दिन 13 महीने की और 4.5 साल की, तो उस समय ये शब्द कांग्रेस ने अटल जी की सरकार के लिए कहा था कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। आज आप कांग्रेसियत आपके अंदर आ गई, उसके कारण है कहीं, क्योंकि आपके उत्तराखंड में भी जो आज मंत्री हैं वो कांग्रेसी हैं, मूल रूप से वो कांग्रेसी हैं। 5 से 7 मंत्री आपके पास कांग्रेसी बैठे हैं आज भी विनय जी। इसलिए आपके अंदर कांग्रेसियत आ गई, और कांग्रेसियत आने के बाद आप जो वो चाल चरित्र चेहरे की बात कर रहे थे या पार्टी विद द डिफरेंस की बात करते थे, वो पार्टी विद द डिफरेंस से आप खत्म होकर आज आपके अंदर कांग्रेसियत आ गई। और उत्तराखंड में भी और देश में भी आपने कहा कि किसी चीज की कमी नहीं है, बहुत अच्छा हुआ, ये हुआ वो हुआ, न जाने कौन सी आपने बातें की। सभी को पेट्रोल फ्री का 35 रुपए लीटर मिल रहा है, डीजल तो शायद 22 रुपए मिल रहा होगा, हुई बेरोजगारी भी बढ़ी हुई है। हालांकि सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि स्थिति जो है वो एक बार फिर से पटरी पर लौटेगी। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चलो चले, चलो चलो चले, चलो चले, चलो चलो चले, चलो चले टीका लगवाए हैं अब अपनी बारी, हम में से कोई एक न छूटे, सबकी जिम्मेदारी। चलो चले, चलो चलो चले, न शर्माना, न घबराना, न तुम आलस करना, कोरोना महामारी को मिल साथ खत्म है करना। मत रख शंका और सभी को है तूने प्रेरित करना, देवभूमि की युवा शक्ति तुम ना हक डरना। हम युवा शक्ति है, साथ में मिलके करनी ये तैयारी, हम में से कोई एक न छूटे, सबकी जिम्मेदारी। चलो चले, चलो चलो चले, चलो चले, चलो चलो चले। कोरोना से लड़ेंगे जंग, वैक्सीनेशन करवाएंगे हम। कोरोना को है हराना, कोरोना मुक्त उत्तराखंड है बनाना।
सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल और आज हम बात करें उत्तराखंड की राजनीति को लेकर, जहां पर आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से जो है चुनावी बिगुल फूंक दिया है और शंखनाद कर दिया है 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर। वापस हम आएंगे अमरजीत जी के पास। अमरजीत जी, ब्रेक से पहले आप कह रहे थे कि जो आम आदमी पार्टी उसका जनाधार नहीं है, लेकिन अगर दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में शुरुआती जो सरकार बनाई थी आपके साथ ही मिलकर उसने बनाई थी, तो कहीं यहाँ भी ऐसी परिस्थिति देखने को मिल सकती है? अगर सीटें दोनों के पास संख्या कम आती है तो क्या दोनों मिलकर सरकार बना सकते हैं? अमरजीत जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? हाँ मैं दोबारा प्रश्न सर आपसे सवाल है, जिस तरह दिल्ली में हमें देखने को मिला कि पहली बार जब आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई थी तो आपने उसको सहयोग किया था, तो क्या एक बार फिर से वैसे ही नजारा हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा? नहीं ना, मैंने आपको पहले भी कहा उत्तराखंड में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ आएगी। वो इसलिए आएगी कि जनता जो है बीजेपी की नीतियों से पूरी तरह त्रस्त है। जिस प्रकार से उन्होंने घोटाले किए पिछले दिनों, देखो ये अगर सेकंड वेव की बात करते हैं तो सेकंड वेव अगर आई है पूरे देश में अगर एक सेकंड वेव आई है तो उसका सीधा कोई जिम्मेदार रहा है तो उत्तराखंड रहा है, वो कुंभ रहा है, उसकी सीधी जिम्मेदार ये बीजेपी सरकार रही है। किस प्रकार से ये सुपर स्प्रेडर के रूप में कुंभ ने काम किया है, तो जनता त्रस्त है। जिस प्रकार से घोटाले हुए, लोगों का भी, हमारे विनय जी कह रहे थे हमने सब कुछ दिया, ना जनता को दवाइयां मिली, ना बेड मिले, ना ऑक्सीजन मिले, हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई है। जनता पूरी तरह त्रस्त है। अब निश्चिंत रहे, सरकार जो है कांग्रेस की भी बनेगी और पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। हमें किसी भी रूप में आम आदमी के पास नहीं जाना पड़ेगा और आम आदमी पार्टी, मैंने आपको पहले भी कहा, हमारे अपनी कोई चुनौती नहीं है, ना ही बीजेपी। ठीक है, मैं अपनी बात पूरी करना चाहता था। संजय जी आपके पास आऊंगा। विनय जी आपसे सवाल है, अमरजीत सिंह जी का कहना है कि जिस तरह से घोटाले हुए और जो सेकेंड वेव अगर आई है पूरे देश की बात वो कर रहे हैं, तो उत्तराखंड की वजह से आई है। अगर कुंभ का आयोजन ना होता तो फिर ये सेकेंड वेव भी ना आती, ऐसा उनका आरोप है। चरित्र सामने आ जाता है ना, नकलीपन छुपाया नहीं छुप सकता। जो जनेऊधारी ब्राह्मण की पार्टी के लोग, उसके प्रवक्ता विनय जी धर्म से मत जोड़िए, ये धर्म से मत जोड़िए सवाल को। उनका कहने का सवाल सीधा सा है कि जो उत्तराखंड में कुंभ का आयोजन किया गया उसकी वजह से सेकेंड वेव आई है, इसको धर्म से मत जोड़िए ना। बता रहा हूँ कि वो कुंभ को सुपर स्प्रेडर बता रहे हैं, तो ये पता चल जाता है कि वास्तविकता क्या है। और देखिए अमरजीत जी, आप मेरे बहुत पुराने मित्र हैं और संजय भाई भी मित्र हैं। थोड़ा डिबेट अगर कर रहे हैं ना, अमरजीत जी आपके पास आएंगे ना सर, आपकी बात सुनिए, अब उनकी बात भी सुन लेने दीजिए जी। कहते हैं कि कुत्ते बिल्लियों की तरह से लड़ते हैं लोग आपस में। अगर आप जाएंगे तो लोग आपको बताएंगे, लेकिन आप कोई कड़वी से कड़वी बात कहिए, मैं अगर बीच में बोल जाऊं, बिल्कुल इसलिए सुनने का भी मादा होना चाहिए। दूसरी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में कोरोना की क्या स्थिति रही, पंजाब में क्या स्थिति रही, महाराष्ट्र में क्या स्थिति रही, छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति रही, जरा उसके मुकाबला करें तो पता चल जाएगा कि कहां से कौन से। फिर वही बात, थोड़ा शांत रहे, जब नंबर आपको भी समय मिलेगा, अमरजीत जी। थोड़ा ट्रेनिंग की कमी है, अमरजीत जी, थोड़ा ट्रेनिंग की कमी है। आप आईटी के एक्सपर्ट हो सकते हैं, लेकिन डिबेट के में थोड़ा सीखने की जरूरत है आपको। मैं सुन लीजिए आप बात को। तो किस प्रकार से महाराष्ट्र में सबसे पहले कोरोना की सेकेंड वेव आई थी, क्या स्थितियां हुई थी सबने देखा। किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में, पंजाब में हुआ हाल वो सबने देखा, राजस्थान में क्या हाल हुआ देखा सबने। तो सवाल वो नहीं ना, सवाल ये नहीं है, वो स्थितियां तो सब पूरे देश में सभी राज्यों में खराब थी, चाहे वहां भाजपा की सरकार हो, चाहे एंटी भाजपा हो, कांग्रेस की सरकार हो, सब जगह स्थितियां खराब थी, सब जगह स्वास्थ्य सुविधाएं बेहाल थी। उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, सवाल उनका सीधा सा है, जो कुंभ का आयोजन हुआ था उसकी वजह से सेकेंड वेव की शुरुआत हुई उत्तराखंड। तो बात कह रहा हूं ना, आप यहाँ पर आप सभी को रोकना चाहूंगा, सीधे हम कानपुर ले चलेंगे जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। सबसे पीछे युवा शक्ति खड़ी हुई है। युवाओं में ऊर्जा होती है
और ऊर्जा का प्रदर्शन भी वो बीच बीच में करते रहते हैं। आज जब मैं आप सबके बीच में आया तो मेरी बहुत सारी पुराने यादें ताजा हो गई। सचमुच में आज से ठीक 30 बरस पहले, 30 बरस का बहुत लंबा समय होता है, वर्ष 1991, और उस समय एक राजनीतिक दल ने मुझे घाटमपुर लोकसभा का चुनाव लड़ाया था, और तब मैं पहली बार पोखराया मैंने आकर के यहाँ के लोगों से मिला। इतनी आत्मीयता, इतना प्यार और इतना सम्मान वो मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा था। और मैं पिछले 30 वर्षों तक बहुत गंभीरता के साथ ये बात मैं कहता हूं कि मेरा कार्यक्षेत्र पोखराया रहा। कानपुर देहात होते हुए भी केंद्र बिंदु पोखराया। लोकसभा का चुनाव लड़ा तो पोखराया, विधानसभा का चुनाव लड़ा तो पोखराया, राज्यसभा का चुनाव लड़ा तो पोखराया, और सही मायने में राष्ट्रपति भवन भी पहुंच गया, तब भी केंद्र बिंदु पोखराया ही रहा। और इस बार जब मुख्यमंत्री जी मुझे लगभग 15-20 दिनों पहले राष्ट्रपति भवन में एक शिष्टाचार मुलाकात के दौरान में आए थे, तो उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश कोरोना की गति कम पड़ रही है, उत्तर प्रदेश आपको अपने गांव भी जाना है, कानपुर देहात भी जाना है। मैंने ऐसी पहले इच्छा व्यक्त की थी, तो उन्होंने एक रिमाइंडर मुझे दिया, तो मैंने कहा मैं चलने के लिए तैयार हूं। लेकिन लोग कभी कभी कहते हैं कि गर्मी अधिक होती है, कभी लोग कहते हैं कि बरसात भी हो सकती है। मुख्यमंत्री जी ने बहुत एक प्रेरणा स्वरूप मुझे बात कही। उन्होंने कहा कि पानी बरसेगा तो बरसेगा, हमें चलना है, हम चलेंगे, परौंक भी चलेंगे, पोखराया भी चलेंगे। और आज मैं देख रहा था, हम पोखराया भी हो आया, परौंक भी हो आया सुबह, और पोखराया भी हो आया, पानी भी नहीं बरसा। ये एक प्रेरणा जो मुझे मुख्यमंत्री जी से मिली, और जो मेरे दिल में एक अकुलाहट थी कि मैं कितनी जल्दी से जल्दी अपने गांव पहुंचूं, पोखराया पहुंचूं, अपनी कर्मस्थली पहुंचूं। और इस बार मैंने उसी प्रकार का कार्यक्रम भी बनाया। मैंने कहा कि इस बीच में मुझे रेल मंत्री जी ने एक अनुरोध किया, निवेदन किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जी आप ट्रेन से यात्रा कब से नहीं की? मैंने कहा मुझे लगता है कि जब मैं बिहार का गवर्नर था उसके पहले सन 2014 तक मैंने ट्रेन की यात्रा की थी, उसके बाद में नहीं की। तो उन्होंने कहा नहीं, इस बार मैं आपसे निवेदन करता हूँ, इस बार हमारी जो सबसे एक प्रेसिडेंशियल ट्रेन होती है, सैलून होता है, उससे आप ट्रैवल करिए और देखिए कि पिछले 6-7 वर्षों में रेलवे ने कितनी प्रगति की है। और मुझे एक रेलवे के प्रोजेक्ट को बारीकी से देखने की मुझे उत्सुकता थी, और वो उत्सुकता मैं आप सबसे साझा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पोखराया नगर एक व्यापारिक केंद्र भी है, व्यापारी वर्ग का है। आप देश की आर्थिक नीति को, आर्थिक नब्ज को, उसको देश की इकोनॉमी को समझते हैं। तो मुझे एक बात लगी उनकी अच्छी, जब उन्होंने कहा कि हमने फ्रेट कॉरिडोर बनाया,
और उसको हम दिल्ली से कोलकाता तक ले जाना चाहते हैं। उसका बहुत कुछ काम कानपुर तक तो पूरा हो गया, आगे भी बढ़ रहा है। मित्रों, मैंने देखा, वो प्रोजेक्ट देखा, और कई स्टेशनों पर उन्होंने बाईपास दे करके, मतलब रेलवे का एक डबल ट्रैक, यदि हम कहें कि जो पहले 2 लाइनें चलती थी अब 4 लाइनें हो गई। ये बात दूसरी है कि 2 लाइनों पर केवल अब जो है मालगाड़ियां चलेंगे, और वो मालगाड़ियां की रफ्तार ये होगी जा करके कि आपको दिल्ली से और हावड़ा तक जो है वो 14 और 15 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो आप सुन रहे थे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को, जो जन्मदिन समारोह में पहुंचे हुए थे, और हम चर्चा कर रहे थे उत्तराखंड चुनाव को लेकर, जहां आम आदमी पार्टी ने पूरी तरह से कमर कस ली है। आप हमारे साथ जो मेहमान जुड़े, सर आपका शुक्रिया, अमरजीत जी आपका शुक्रिया, संजय जी आपका भी शुक्रिया, और विनय जी आपका भी शुक्रिया। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।